नरेंद्र मोदी जी जोरदार तालियों से अपने प्रिय नेता का स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक है। जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता और युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी का गौरवशाली सानिध्य आज हमें मिलेगा। मोदी जी के दूरदर्शी फैसलों के चलते आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की बात हो, चाहे 3 तलाक को रोक हो, आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, 1 रैंक 1 पेंशन हो, 55 करोड़ देश के नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ हो, ऐसी ऐसी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में मैं देखता था। इस क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके अपनी माताओं बहनों को आज पानी लाने की दूर से आवश्यकता नहीं है। ये कार्य ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय मोदी जी की ही अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाइयों भारतीय जनता पार्टी बनी है। ये संभव हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज इस पवित्र भूमि पर, आज सोनीपत के इस गोहाना की ऐतिहासिक भूमि पर पधारने पर मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक छोटा परिवार का बालक और एक गरीब परिवार का बालक आज चाहे मनोहर लाल जी के रूप में है और चाहे मुझे इस प्रदेश के प्रमुख के रूप के में बैठाने का काम आदरणीय एक छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे गर्व है कि साल 2014 में हरियाणा की बागडोर संभालने के साथ ही मनोहर लाल जी ने यह संकल्प लिया था कि हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। 2014 से पहले हरियाणा में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हरियाणा पूरे देश में पर्ची और खर्ची और नौकरियों की बोली के लिए बदनाम था। बिना पैसे और सिफारिश कोई नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चे बहुत पिछड़ रहे थे। मनोहर सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते और हरियाणा के गरीब युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां आज मिल रही है। आज गरीब व्यक्ति का, आज युवाओं का भी एक बड़ा विश्वास आज इन 10 वर्षों में आपकी सरकार के प्रति बड़ा है। मुझे खुशी है हरियाणा सरकार द्वारा किए गए सुधारों के चलते आज सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए न तो सिफारिश ढूंढनी पड़ती है और न ही जमीनें बेचनी पड़ती हैं। आज पारदर्शी आधार के ऊपर घर बैठे ही लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं धन्यवाद करूंगा। आज हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज इतनी भारी संख्या के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब सुनने के लिए आए हैं। मैं आज पुनः गोहाना की इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारने पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं।
और एक विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा ने आज आपके नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों में आपने गरीब के लिए काम किया है, आपने महिला के लिए काम किया है, आपने किसान के लिए काम किया है, आपने युवाओं के लिए काम किया है। आज जब मैं 10 वर्ष के बाद देखता हूं कि आज युवा के अंदर भी जोश है, आज किसान भी मजबूत हुआ है, आज महिला सशक्त हुई है, आज गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में आपकी सरकार ने किया है। आज जब चारों तरफ ये इतना बड़ा वातावरण आपकी सरकार के प्रति बना है, तो आज हरियाणा प्रदेश के जन जन ने ये संकल्प लिया है, एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 के 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार देश की बागडोर आपको सौंपने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। आज हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिलेंगे, 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सब इतनी भारी संख्या में जो आए हैं, हम सब आज से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को लेकर के एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपकी झोली में डाल करके हरियाणा प्रदेश के लोग अहम भूमिका आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में करेंगे। आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आपका यहाँ पधारने पर हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। जय श्री राम, जय श्री राम। तप, त्याग, तपस्या के प्रतीक मैं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, मां भारती के सच्चे सपूत, माताओं के दुलारे, बहनों के प्यारे, बेटियों के रक्षक, हिंदुस्तान को विश्व में सिरमौर बनाने वाले, भारत को विश्व की नई विकास की ऊंचाइयों देकर जगत गुरु बनाने वाले, जन जन के प्रिय नेता, जिनकी नीतियों का पूरा विश्व कायल है, भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत ही सम्मान के साथ समस्त हरियाणा की जनता की राम नाम के साथ न्योता देती हूँ कि आए और अपना संबोधन दे। मिट्टी में मिला दो, जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई किसी का हो नहीं सकता। एक बार फिर से मोदी की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो हिंदुस्तान में क्या हो नहीं सकता। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को मोदी की राम राम। मैं सोनीपत की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। हरियाणा की धरती युद्ध में भी गीता का ज्ञान सुनाती है। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। साथियों, 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। कैसे कैसे घोटाले होते थे, करोड़ों के नहीं, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते। साथियों, नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और कीमत क्या है? देश की सुरक्षा, देश की स्थिरता, देश का सम्मान। और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये इनकी सरकार चलाने का फॉर्मूला है। और कल तो इंडिया अलायंस के एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भैया, ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री से देश का कुछ भला होगा क्या? ये हर साल नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अरे इनसे जरा पूछिए, ये प्रधानमंत्री का पद क्या हमारे मुत्तूराम की जलेबी है क्या? ये देश चलाने की जिम्मेदारी है, ये मिठाई खाने का मौका नहीं है। क्या आप देश को वापस अस्थिरता के उस दौर में जाने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस अब अपने देश विरोधी एजेंडे को भी छिपा नहीं रही है। ये खुलाम कह रहे हैं, मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है उसे वो चौपट कर देंगे। यानी चुनाव जीत करके करना क्या है? एक काम, मोदी ने जो किया है उसको उलट देना, उसको चौपट कर देना। यहां तक कहने की इनकी हिम्मत देखिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से
धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। और कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है, ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो, और अगर कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के समय हर रोज सीमा पर, बॉर्डर पर फायरिंग होती थी और मीडिया में हमेशा हेडलाइन चलती थी, सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ा, और गिनती होती थी, इतनी बार तोड़ा, इतनी बार तोड़ा। दुश्मन तो वही है, लेकिन हालात बदल गए कि नहीं बदले? बदले कि नहीं बदले? ये किसने किया? ये किसने किया? ये हालत किसने बदले? ये गोलियां किसने बंद कराई? ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है, आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है कि दुश्मन की बम बंदूक को भी ताले लग जाते हैं। ये आपके वोट की ताकत। मोदी ने बस इतना किया, सीमा पर हमारे जो जवान खड़े हैं ना, हमारे हरियाणा के जो छोरे खड़े हैं ना, मोदी ने उनको खुली छूट दे दी। मोदी ने कह दिया, अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। और आप देखते हैं, नतीजा आपके सामने है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी के इन फैसलों से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की यह हालत देखी नहीं जा रही है, और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल कर, चुप रहो, चुप रहो, जरा डरो, डरो, डरो। ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्या?
ये मोदी का दौर है। हम घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस सारे पैतरे केवल तुष्टीकरण के लिए चल रही है। इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया है वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है। ये कहते हुए एक्सरे मशीन सबका एक्सरे निकालेंगे। आपके पास जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, जमीन जायदाद जांच करवाएंगे, मंगलसूत्र कहां है, ये और फिर वो सारी संपत्ति अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ये वोट जिहाद वाले हैं ना, उनको बांट देंगे। क्या आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे? क्या आपकी संपत्ति पर वोट जिहाद वालों को अधिकार करने देंगे? और कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। मोदी कहता है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। ये लोग आपकी आधी कमाई हड़पने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए भाई, अपने यहां किसी भी राज्य में चले जाओ, हर मां बाप कैसी भी जिंदगी जीता हो, लेकिन उसके मन में एक इच्छा रहती है कि भाई कुछ बचत करूं और मरने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। ये हर मां बाप की इच्छा रहती है कि नहीं रहती? अपने संतानों को कुछ देकर के जाने का हर एक का मन में इच्छा रहती है ना। कोई मां बाप बच्चों के लिए कर्ज छोड़ करके नहीं जाना चाहता, कुछ न कुछ दे करके जाना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले लाए हैं कि आपके मरने के बाद आपकी जो संपत्ति है वो आपके संतानों को नहीं जाएगी, उसमें से आधी, उससे भी ज्यादा ये वो सरकार बनी तो ले लेंगे और बचा हुआ आपके बच्चों को मिलेगा। क्या आपको ये विरासत कर मंजूर है क्या? क्या इसे स्वीकार कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण उसको सुरक्षित किया। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो सबने सर्वसम्मति से तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सहमति से हुआ। अब ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में जुरा पोंक करके संविधान के लीरे लीरे उड़ा करके ये एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने कर्नाटका में शुरू कर दिया। कर्नाटका में क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार बनने के बाद वहां जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान, कितना धनी हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया। एक कागज पे थप्पा मार के कह दिया सब ओबीसी है। तो परिणाम ये आया कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें से डाका डाल दिया, एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट लिया और जो ओरिजिनल ओबीसी है वो हाथ घिसते रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये होने देंगे क्या? ऐसे लोगों को सरकार में आने देंगे क्या?
क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को हरियाणा में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वालों को आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। अब आप देखिए, अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम का मंदिर बनाने की प्रतीक्षा पूरी हुई। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप खुश हुए कि नहीं हुए? आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हर हिंदुस्तानी को खुशी हुई कि नहीं हुई? बोलिए जय श्री राम। अब देश आजाद हुआ, उसके दूसरे दिन ही राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? इन्होंने लटकाए रखा, अदालतों में ले गए, अदालतों में भी अड़ंगे डाले। कांग्रेस ने अपने वोट जिहाद वालों को खुश करने के लिए जितनी रुकावटें कर सकते हैं की, उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो उदारता पूर्वक उनको निमंत्रण देने गए, उनको न्योता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। इनकी प्रभु राम के प्रति इतनी नफरत, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकरा दिया, क्या उन्हें आप कोई स्वीकार कर सकते हैं क्या? दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण, इकबाल अंसारी नाम के व्यक्ति जो जीवन भर राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ते थे, उनके पिताजी भी लड़ते थे और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे, लेकिन जब अदालत का निर्णय आ गया तो उन्होंने कहा अब मेरी लड़ाई पूरी हो गई। और राम मंदिर वाले जब उनको निमंत्रण देने गए तो इकबाल अंसारी जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ अदालत में लड़े थे, लेकिन जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो खुद आकर के वहां बैठे और पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब एक तरफ है इकबाल अंसारी, दूसरी तरफ है कांग्रेस जो रामलला का निमंत्रण ठुकरा देती है। भाइयों, क्या ऐसी कांग्रेस को कोई स्वीकार करेगा क्या? हरियाणा स्वीकार करेगा क्या? साथियों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, और कांग्रेस के एक नेता जो अभी वहां से निकल करके बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वहां तो जब अदालत का निर्णय आया तो चर्चा थी कि ये अदालत के निर्णय को कैसे उलट किया जाए और रामलला को वापस टेंट में कैसे भेजा जाए, उसकी योजना चल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और इंडी वालों की जहरीली राजनीति को कामयाब होने देंगे क्या? इन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, सरकार जब ईमानदार होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नौजवानों को होता है। हमारे हरियाणा के युवाओं के पास पहले भी भरपूर क्षमता थी, लेकिन आज वही युवा खेलों में अपना झंडा गाड़ रहा है। मोदी ने 2014 में सरकार में आने के बाद खेलों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया है और मोदी कहता है खूब खेलो, खूब मेडल ले आओ। देश में एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने हो, अपने खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग दिलवानी हो, मोदी सरकार खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए एक पैसे का मुंह नहीं देखती है। आज हजारों खिलाड़ियों को टॉप जैसी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत
हर खिलाड़ी को भारत सरकार हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा दे रही। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है ओलंपिक्स में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते। एशियन खेलों में तिरंगे की धाक बढ़ी है। यूनिवर्सिटी गेम में हमने रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, भारत अभी से 2036 ओलंपिक भारत में लाने के लिए योजना करके काम कर रहा है। आप देखिएगा कुछ ही साल में भारत में पहला ओलंपिक भी हम होता हुआ देखेंगे दोस्त, और उसमें तिरंगे की धूम होगी। उसमें हम हरियाणा और सोनीपत के युवाओं को देश के लिए सोना लाते देखेंगे। साथियों, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। यहां की माता और बहनों का मुझ पर कर्ज है। ये कर्ज मोदी अपनी मेहनत से लौटाएगा, और इसलिए हरियाणा का विकास ये मोदी का सपना नहीं, मोदी का संकल्प है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी ने करके दिखाया है। आज अकेले हमारे हरियाणा से 12 एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। 12 एक्सप्रेसवे, इनमें से 4 एक्सप्रेसवे सोनीपत के पास से गुजर रहे हैं। सोनीपत में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बनाए, खरखौदा में मारुति सुजुकी का कारखाना बनाने का प्लांट इस क्षेत्र में रोजगार के नए मौके बनाएगा। जिंद सोनीपत में पीने के पानी की समस्या थी, इसके लिए भाखड़ा से 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया है। साथियों, मोदी आपके स्वास्थ्य की भी उतनी चिंता करता है। मोदी ने आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 4 जून के बाद मोदी जब तीसरी बार सरकार बनाएगा, तो आपके परिवार में 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, 70 साल के ऊपर के आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी है, अब इनके बीमारी में इलाज का जिम्मा आपका नहीं, ये आपका बेटा मोदी करेगा। बुजुर्ग माताओं बहनों को इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। साथियों, हमें भारत को मजबूत बनाना है, हरियाणा के सपनों को पूरा करना है। हरियाणा से मोदी को केवल सांसद चाहिए इतना नहीं है, हरियाणा मोदी को हिम्मत, हौसला और आशीर्वाद भी देता है। और सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, और रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, 25 मई को उनको दिया गया आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। मेरा अनुरोध है, यहां से जाकर के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और समस्त जनता से और समस्त नेताओं से अनुरोध करूंगी, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएं।